सुप्रभात बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी व्याकरण के पाठ समास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, ये जो वीडियो है आपका समास का तीसरा वीडियो है। ये बच्चों समास का तीसरा वीडियो है। इसके पूर्व मैं आपका 2 वीडियो भेज चुका हूँ। उसमें आप लोगों ने समास क्या है, उसका परिभाषा और उसके महत्वपूर्ण बिंदु, उसकी आवश्यकता क्यों है, पद परिचय, पूर्व पद, पर उत्तर पद आदि पदों का परिचय मैंने करवाया पहले वीडियो में। दूसरे में समास के कितने भेद हैं उसके संबंध में बतलाया और फिर बारी बारी से उसका अध्ययन कर रहे हैं विस्तृत। तो जिसमें बच्चों इसके यानी दूसरे भाग में आपका पहला अव्ययी भाव समास, फिर दूसरा तत्पुरुष समास, उपभेद सहित और कर्मधारय का वीडियो मैं भेज चुका हूँ। आज इस वीडियो में आपका प्रारंभ करेंगे जो द्विगु समास है। क्या? द्विगु समास। तो बच्चों, आपका द्विगु समास क्या है आज प्रारंभ करते हैं। चलिए, द्विगु समास क्या होता है इसका परिभाषा हम जानते हैं। बच्चों, द्विगु समास में पूर्व पद यानी जिस समास का पूर्व पद क्या हो बच्चों, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। इसमें बच्चों इसका भी कर्मधारय के तरह आप उत्तर पद ही प्रधान होता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पहला संख्यावाचक विशेषण हो, है ना। कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है, देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी भी समूह को दर्शाती है बच्चों, यानी समूह या समाहार। इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम। सबसे पहले इसका परिभाषा पुनः दोहराते हैं कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और द्विगु समास में बच्चों कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है, वो देखा जाता है कभी कभी जो है रेयर केस में बच्चों, है ना। तो आपका इसमें जब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो स्पष्ट हमको समझ में आएगा। चलिए तो देखते हैं उदाहरण बच्चों। जैसे यहाँ देखिए नवग्रह, क्या बच्चों, नवग्रह। देखिए इसका हम विग्रह करते हैं। नवग्रहों का समूह, यहाँ समूह या समाहार कुछ भी आप कहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें कि नवग्रह, नव मतलब नव, तो यहाँ देखिए संख्यावाचक हो गया, यानी ग्रह का यहाँ संख्या बतलाया जा रहा है कि कितना है। तो यहाँ पर विशेषता बतलाया जा रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण है। तो पूर्व पद अर्थात पहला पद आपका क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। और दूसरा क्या हो गया आपका प्रधान जो है उत्तर पद प्रधान हो गया। तो ग्रह यहाँ पर प्रधान हो गया जो उत्तर पद है, और पूर्व पद संख्या है, संख्या इसका बतला रहा है। यानी ग्रहों का जो है समूह को बतला रहा है कि नवग्रह है। अर्थात जब भी इसका हम विग्रह करेंगे तो इसी प्रकार करेंगे। नवग्रह जैसे दोपहर, दो पहरों का समाहार या दो पहरों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, वेणी नदी को कहते हैं बच्चों, है ना। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह या समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। पंसेरी, 5 शेरों का समूह। सतसई, 700 पदों या 700 दोहों का समूह, है ना। चौगुनी, है ना, 4 गुनी। इस तरह से बच्चों और भी इसके जो है कई उदाहरण हैं, है ना। चलिए तो अब हम द्विगु समास समझ गए कि क्या है। अब हम अगले समास की ओर बढ़ते हैं। अगला समास आपका है बच्चों क्या, द्वंद्व। तो अगला आपका जो है बच्चों क्या, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या है,
आप देख सकते हैं कि जिस समास का, क्या बच्चों, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, है ना, कभी कभी और कभी कभी एक दूसरे का विपरीत भी होता है। ये क्या होता है, विपरीत भी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। इसको पुनः समझा जाए कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा वह योजक चिन्ह से जुड़े हुए हो। क्या चीज़ है, योजक चिन्ह। योजक जो आप कंजंक्शन पढ़े होंगे बच्चों इंग्लिश में, हिंदी में आप संयोजक भी पढ़े होंगे या समुच्चय बोधक पढ़े होंगे बच्चों, है ना, उसमें आपका दिया हुआ था या उसके संबंध में हम लोग पढ़े हैं, तो वही है यहाँ पर योजक। योजक मतलब दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला, है ना, तो वही यहाँ है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा योजक शब्द से जुड़े हुए हों, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। कभी कभी इसमें होता है बच्चों दोनों पद एक दूसरे का विपरीत भी होता है और कभी कभी नहीं होता है ना। इसीलिए इसमें देखो लिखा भी गया कि इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता है ना। ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं अर्थात उल्टा होते हैं, लेकिन विग्रह एक दूसरे के पद विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभार होता है। और इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उससे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ऐसे परिभाषा में बतला दिया कि जिस समास का पहला पद क्षमा करेंगे, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा कभी कभी एक दूसरे का विपरीत भी हो और योजक चिन्ह से जुड़े हुए हो। योजक चिन्ह देखिए यही है आपका, ये योजक शब्द और अथवा या एवं, यानी इन चीज़ों से जुड़े हो, आपका द्वंद्व समास कहलाता है। विग्रह करने पर इसका प्रयोग किया जाता है और नहीं तो ये योजक चिन्ह से जुड़े रहते हैं। इसका सामासिक पद जो होता है योजक चिन्ह जिसको हाइफन बोलते हैं बच्चों। इसका देखिए उदाहरण हम समझते हैं। देखिए उदाहरण है जैसे जलवायु, जल और वायु, है ना, अपना और पराया, क्षमा करेंगे अपना पराया। देखिए इसके बीच में आपका बच्चों अपना और पराया में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइफन चिन्ह है ना, हाइफन दिया हुआ, और इसी के जगह पर या आया है। या जो है योजक शब्द है ना, योजक शब्द आया है। तो अभी परिभाषा मैंने बतलाया था बच्चों कि जिस समास का दोनों पद प्रधान होता, देखिए अपना पराया दोनों प्रधान है, बीच में यहाँ हाइफन है जो कि आपका क्या योजक चिन्ह उसको बोलते हैं, और ये आपका जब विग्रह हुआ तो देखिए अपना या पराया आ गया जो कि या आपका योजक शब्द है बच्चों। तो विग्रह करने पर योजक शब्द आएगा, और नहीं तो फिर जब समासिक शब्द के रूप में रहेगा या समस्त पद के रूप में द्वंद्व समास में योजक चिन्ह से जुड़े हुए रहते हैं। चलिए बच्चों, तो इसमें आगे हम बढ़ते हैं। अगला है क्या, पाप पुण्य। देखिए पाप और पुण्य भी योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, और देखिए इधर योजक शब्द है जब विग्रह किए तो राधा और कृष्ण, अन्न जल, अन्न और जल, नर नारी, नर और नारी, गुण दोष, गुण और दोष उसका विग्रह करने पर, देश विदेश देखिए समस्त पद है, इधर विग्रह करने पर देश और विदेश हो गया, है ना। तो इस तरह से बच्चों आपका और भी कई उदाहरण है हो सकते हैं और हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आशा करते हैं कि दो समास पूरा हो गया, द्विगु समास और क्या द्वंद्व समास। अब हम अंतिम और छठा जो आपका भेद है बहुव्रीहि समास, उसके ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। इसमें किसी प्रकार के सकचाहट या जो है शर्माने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं। तो अगला बच्चों आपका है बहुव्रीहि समास क्या होता है। तो बच्चों जिस इसका परिभाषा हम जान लेते हैं पहले। इसके अनुसार इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तो वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वही बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो बच्चों इसका परिभाषा पुनः एक बार सुन लें कि जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो, इसके
कोई अन्य पद प्रधान होते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। पुनः सुना जाए, जिस समास का कोई यानी कि दोनों पद प्रधान यानी उत्तर पद और पूर्व पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। बच्चों फिर आप लोगों को एक बार दोहरा देते हैं कि जिस समास का दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होते हैं उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, है ना। और जब इसका हम विग्रह करते हैं तो उसमें विग्रह करने में इसकी आवश्यकता पड़ती है, किसका, वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, ये सब विग्रह करने में आते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए हम अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखो गजानन, क्या है बच्चों, गजानन। गजानन, गज यह हाथी को कहा गया बच्चों, है ना। आनन मतलब मुख होता है ना। तो यहाँ पर कहता है कि देखो न गज प्रधान है न आनन प्रधान है। प्रधान कौन है, तो तीसरा पद प्रधान गणेश है। कौन है, गणेश। जैसे गज का आनन है जिसका, यानी हाथी का मुंह है जिसका, अर्थात वो कौन है, तो गणेश जी हैं। तो देखिए ना तो यहाँ पूर्व पद प्रधान है न ही उत्तर पद प्रधान है। इसमें कौन सा पद प्रधान है बच्चों, तो तीसरा पद प्रधान है, अर्थात अन्य पद जो आया वो पद प्रधान है। तो कौन पद प्रधान है, तो गणेश। यानी गज का आनन अर्थात हाथी का मुंह है जिसका, अर्थात गणेश। गणेश जी का हाथी का मुंह है बच्चों। चलिए तो त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके। देखिए यहाँ त्रि का मतलब तीन हुआ और नेत्र हो गया आपका आँख, अर्थात न तीसरा जो है आपका प्रधान है, जो तीसरा आपका जो तीन है पूर्व पद हुआ, नेत्र आपका उत्तर पद हुआ। ये दोनों में कोई प्रधान नहीं है, बल्कि तीसरा पद कौन आ गया, शिव, अर्थात शिव जी को त्रिनेत्र कहा गया है, अर्थात तीन आंखों वाला कहा गया है ना। इसलिए यहाँ पर शिव जो है आपका प्रधान जो है पद हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर है कि न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद, बल्कि अन्य पद प्रधान है। इसी प्रकार आगे है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा मतलब बड़ा, उदर मतलब पेट होता है बच्चों, है ना। तो यहाँ भी गणेश जी को ही कहा गया है। दशानन, दस है आनन जिसके, दस का मतलब दस तो जान ही रहे हैं आप लोग। आनन, आनन का मतलब मुख होता है, तो इसको रावण को कहा जाता है क्योंकि 10 मुख वाला रावण ही है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, तो कौन, तो विष्णु। देखिए वाला है जिसके, अभी जो पढ़े थे इसमें जो देखिए यहाँ पर प्रयोग हो रहा है ना, है, यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ये देखिए क्या है, तो यहाँ पर देखिए वाला है जिसका, जिसके, है ना। ये सब प्रयोग आपका हो रहा है। तो ये देखिए इसका प्रयोग आगे हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य हुआ बच्चों कि वाला है जिसका, जिसकी, जिसके, वह, ये सब प्रयोग आपका विग्रह करने में आता है। तो ये समझ रहे होंगे बच्चों। चतुर्भुज हो गया, 4 भुजाओं वाला विष्णु। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण, कृष्ण जो है पीला वस्त्र पहनते हैं, कृष्ण कहो विष्णु कहो, है ना। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, तो विष्णु। ना यहाँ चक्र प्रधान है ना धर पर जो है, धर मतलब धरने वाला, है ना, या धारण करने वाला, है ना। न धारण है आपका प्रधान, न चक्र है। यहाँ पर कौन है, तो विष्णु है। बीना है जिसके हाथ में, बीना पानी, पानी का अर्थ होता है हाथ बच्चों, है ना। तो बीना है जिसके हाथ में, अर्थात माँ सरस्वती। श्वेतांबर, सफ़ेद वस्त्रों वाली, है ना। श्वेत मतलब सफ़ेद, अंबर मतलब कपड़ा या वस्त्र होता है। तो ये कहा गया है किसे बच्चों, तो माँ सरस्वती को। तो इस तरह से हम जान लिए बच्चों कि बहुब्रीहि समास में, है ना पहला पद प्रधान होता न दूसरा पद प्रधान होता, बल्कि वही तीसरा पद प्रधान होता है, उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए बच्चों, तो आज ये तीनों भेद समाप्त हो गया। अब आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा, अवश्य पूछिएगा। लेकिन इसमें और भी कुछ हम लोग को थोड़ा पढ़ना है, जैसे बहुब्रीहि समास और द्विगु में अंतर, कर्मधारय और द्विगु में अंतर, इस तरह से कुछ अंतर इसमें समझने के लिए हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों हम संधि और समास में अंतर समझते हैं, है ना। क्या समझेंगे, संधि और समास। तो बच्चों
यहाँ समास और संधि में अंतर क्या है वो हम समझते हैं कि बच्चों संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है ना। और इसमें दो वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? दो वर्ण होते हैं, है ना। और इसमें कहीं पर एक तो कहीं पर दो वर्णों में परिवर्तन हो जाता है ना। और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। और संधि किए हुए शब्दों को जब जो तोड़ते हैं या विच्छेद करते हैं उसको विच्छेद कहते हैं। तोड़ने का यानी अलग करते हैं तो उसको विच्छेद कहते हैं। और संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पर देखिए पुस्तक जोड़ आलय या पुस्तक धन आलय, है ना। तो यहाँ पर क्या है? आपका अ का यहाँ अ और आ का, यानी पुस्तक में जो इसमें होता है कि पहला जो पद है यानी कि ये पुस्तक का, तो पहले का अंतिम वर्ण और दूसरे का पहला वर्ण, वही दोनों में क्या होता है? मेल होता है, संयोग होता है। तो यहाँ पर उसी से विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है। तो देखिए पुस्तक में क में कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है बच्चों, लेकिन उसमें अ है, क्योंकि क जो है ये पूरा जब भी बन सकता है जब इसमें व्यंजन के साथ स्वर का योग होता है। तो देखिए यहाँ पर क आपका पूरा हो ही नहीं सकता है जब तक कि स्वर नहीं। तो इसमें क हलंत अ आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपको मैं लिख करके बतलाता हूँ, है ना। आपका देखिए मान लिया कि यहाँ पर एक क है ना। क हलंत प्लस अ, तो हो गया क। क्या हो गया? क। ऐसे आप क नहीं कह सकते हैं, ये हो गया। तो इसके साथ ये जो अ है, और यहाँ पर देखिए आलय में भी आ है। तो अ और आ का जब यहाँ पर योग होता है, मेल होता है, तो उससे विकार उत्पन्न होता है। तो अ और अ प्लस आ, अ प्लस आ बराबर आ ही होता है। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, दोनों में योग हुआ। तो यहाँ पर हो गया आपका पुस्तकालय। पुस्तकालय में देखिए क में आ रहा है। चलिए बच्चों, तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम ये संधि कथा समास के बारे में समझ लेते हैं। तो उसमें है कि संधि में आपका वर्णों का मेल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या, पहले सब समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, है ना। और समास में वर्ण का नहीं बल्कि पद का महत्व होता है, और पदों का इसमें योग होता है, उसमें मेल होता है वर्ण का, इसमें पद का। इसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं या समासिक शब्द बनाते हैं, और इनके बीच से विभक्तियों का लोप हो जाता है अर्थात गायब हो जाता है। जैसे देखते हैं ना, मान लिया कि रसोई घर, तो रसोई घर में कोई आपका विभक्ति चिन्ह नहीं है चूँकि यह समासिक शब्द है। लेकिन यही इसी को विग्रह जब हम करते हैं तो इसको अलग करते हैं तो क्या हो जाता है, रसोई के लिए घर, के लिए आपका यहाँ संप्रदान कारक तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह आ जाता है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है कि समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को इसमें विग्रह कहते हैं, और उसमें जो तोड़ता है जो संधि में, तो उसको क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। तो समास में बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित किया भी जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों इसमें देखिए एक और उदाहरण है, जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। तो यहाँ पर देखिए आपका दो शब्द है, यहाँ पर दो शब्द नहीं दो पद है, यहाँ पर विष और धर। तो यहाँ पर विषधर हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि उसमें वर्णों का मेल होता है संधि में, जबकि इसमें क्या है, पदों का योग मेल होता है या योग होता है। उसमें जो है आपका संधि में दो वर्णों से मिलने से विकार उत्पन्न होता है, जबकि यहाँ दो पदों के मिलने से होता है। तो इस तरह से बच्चों आपका क्या कहते हैं, संधि और समास में अंतर बतलाए। अब चलिए कुछ और भी अंतर हम जानते हैं बच्चों। अब हम कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर समझते हैं। कि कहता है समास के कुछ उदाहरण जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। कुछ वैसे उदाहरण हैं
जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, और इन दोनों में लेकिन कुछ अंतर होता है नहीं। अंतर देखिए यहाँ पर मुख्य चीज़ एक बता दूँ मैं कि आपका विग्रह करने पर निर्भर करता है कि आप विग्रह कैसे करते हैं। विग्रह के आधार पर ही आप ये समास का निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा समास है। विग्रह जैसा करेंगे वैसा होगा। एक ये मूल मंत्र आपको मैं दे दिया कि जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर आपका निर्भर करता है कि कौन सा ये आपका समास होगा। चलिए तो आप समझते हैं पहले कर्मधारय और बहुव्रीहि। कुछ उदाहरण कि जो कर्मधारय और बहुव्रीहि में कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जो दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, है ना। इन दोनों में अंतर होता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है, जबकि दूसरा विशेष या उपमेय होता है। मैं पहले ही बतला चुका हूँ जिस समय बतला रहा था आपको कर्मधारय समास और जो है बहुव्रीहि समास। अब है कर्मधारय में एक पद में होता है क्या, विशेष और विशेषण, और क्या होता है उपमेय, जबकि दूसरे विशेष और क्षमा करेंगे, एक में विशेषण या उपमान होता है जबकि दूसरा विशेष या उपमेय होता है। इसमें शब्दार्थ पदार्थ प्रधान होता है और कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय में क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद विशेष के विशेषण का कार्य करता है। जैसे नीलकंठ, यहाँ देखिए नीलाकंठ, यहाँ पर नीला आपका विशेषण है बच्चों, जबकि कंठ जो है आपका विशेष्य है ना। अब देखिए अगला बहुव्रीहि समास में कि दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बिल्कुल सही। अभी परिभाषा में कुछ देर पहले बतलाया था कि बहुव्रीहि समास के दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है ना, उसे ही हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब देखिए नीलकंठ, वहाँ भी था नीलकंठ, यहाँ भी नीलकंठ है। यहाँ नील और जोड़ कंठ है, यहाँ पर नीलकंठ। अगर हम अभी इसका विग्रह करते हैं, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला है कंठ जिसके, अर्थात शिव। देखिए यहाँ विग्रह किए हैं, यहाँ आ गया आपका क्या बहुव्रीहि, लेकिन यही नीला कंठ यहाँ पर सीधा आ गया, तो ये सीधा जो आपका आ गया कर्मधारय में। तो इस तरह से आपको हम एक चीज़ बतला दिया हूँ, इस पर डिपेंड करता है कि आप विग्रह कैसे करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप विग्रह कैसे करते हैं, उसी पर समास का निर्धारण होगा बच्चों। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है या प्रधान होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे बच्चों देखिए आपका चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, है ना। यहाँ पर देखिए दोनों उदाहरण में है कि चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, यहाँ हो गया आपका चार जो है आपका बतला रहा संख्यावाचक, इसलिए आपका ये द्विगु समास हो गया। जबकि चतुर्भुज चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, यहाँ पर देखिए हो गया बहुव्रीहि समास। तो अंतर समझ में आ रहा ना। आपको मैं बतला रहा हूँ बार बार कि आपका विग्रह करने पर निर्भर करता है कि आप विग्रह कैसे करते हैं, इसी से आप समास का निर्धारण कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हमको आशा है कि आप लोग द्विगु और बहुव्रीहि समझ में आ गया होगा, कर्मधारय बहुव्रीहि समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं द्विगु और कर्मधारय में क्या अंतर है, थोड़ा उसको देखते हैं कि द्विगु और कर्मधारय समास में क्या अंतर है। तो बच्चों कि द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती अर्थात संख्या बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है बिंदु बच्चों कि द्विगु समास का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई पद भी दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। विशेषण बाद में भी आ सकता है, विशेषण पहले भी आ सकता है ना। तो इसमें कर्मधारय में विशेष से विशेषण का जो है उल्टा होते रहता है, पहला विशेष बाद में विशेषण भी, और पहला विशेषण दूसरा विशेष भी होता है ना। तो इस तरह से उदाहरण से समझते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं कैसे यहाँ पर कि आप यहाँ पर देखें कि नवरात्र, नवरात्रों का समूह, क्या नवरात्रों का समूह, है ना। तो यहाँ पर देखिए नव जो है आपका द्विगु समास में आ रहा है, संख्यावाचक वह है विशेषण, और रक्तोत्पल, रक्त है जो उत्पल, तो यहाँ पर आपका देखिए क्या बतला रहा है, तो कर्मधारय है।
तो यहाँ पर इस तरह से हम समझ में आ गया हमको कि कर्मधारय समास और द्विगु समास में क्या अंतर है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समास आज अंतिम हो गया। समास में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रह गया। यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप अवश्य पूछेंगे, पूछने में कोई शक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए शायद ये नया पाठ होगा, तो आप लोग अवश्य पूछेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे भी पढ़ना होगा, उस समय कठिनाई महसूस होगा। इसलिए कहीं से भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। और बच्चों ये आज आपका तीसरा ये समास का वीडियो है और इसी के साथ समास का आज अंत हो गया। और आप लोग इसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर हमारे नंबर पर अवश्य भेज देंगे। चलिए बच्चों, तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और मन से पढ़ते रहिए, है ना। चलिए, धन्यवाद।